हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कौन सा सेशन चल रहा है? टीजीटी पीजीटी के लिए प्रश्न चल रहा है, यूजीसी नेट और ईएलटी ग्रेड के लिए साहित्य का पोर्शन चल रहा है। वन लाइनर के तरीके है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। एक भी चैप्टर या एक भी वीडियो मिस मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से प्रश्न ना आए तब आप लोगों को कहना कि मुझसे ये प्रश्न नहीं आया था। आएगा, इसी तरीके से आता है। आप लोग चाहो तो पेपर में देख लेना कि हाँ कैसे प्रश्न आता है, कैसे नहीं आता है। इतना पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि प्रश्न ऐसे ही बनता है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। वन लाइनर के तरीके है, फिर से कह रहे हैं कि वन लाइनर है, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? नोट करिएगा। तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने कहा है। ये शायद प्रश्न हो गया है। आगे देखते हैं। तो महाकाव्य के उदाहरण देखिए, यहाँ से बिल्कुल नया प्रश्न है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको और इसको नोट करते रहिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आप लोगों का बनता है तो केवल यहीं से बनेगा। तो चलिए, महाकाव्य के उदाहरण। तो महाकाव्य कौन कौन सा है? तो देखिए, रामचरितमानस रामायण साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास के द्वारा। रामचरित तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, एक अवधी भाषा में है। क्या रामायण का क्या हुआ है? इसमें रामायण को अवधी भाषा में अनुवाद किया गया है। रामायण पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। तो रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और रामचरित को रामायण का ही भाग है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। साकेत किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। महाभारत है वेद व्यास का। तो कितने हो गए? पद्मावत कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और उर्वशी लोकयतन एकलव्य, ये सारी रचनाएं एक महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। पद्मावत और कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है। पद्मावत किसकी है? यह भी है किसकी? मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है ये। उर्वशी किसकी है? और लोकयतन किसकी है? ये तीनों रचनाएं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि है किसकी। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। तो किसका है? मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को ये सारी रचनाएं कि एकलव्य किसकी है, उर्वशी किसकी है, लोकयतन किसकी है, एकलव्य। सारे तीनों रचनाओं के नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि है किसकी। मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारे बिल्कुल उदाहरण दे देकर मैंने पढ़ाया है। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 वीडियो के अंतर्गत देखिएगा। मुक्तक काव्य के उदाहरण है। मुक्तक काव्य कौन कौन सा है? मीरा के पद, रामायणिया, सप्तशती, यह कैसा काव्य है? यह मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, काव्य कहते हैं किसे? तो काव्य किसे कहते हैं? दोष रहित, सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। फिर से देखिएगा, दोष रहित, सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अगला देखिए, काव्य के तत्व। काव्य के तत्व कौन कौन से हैं? भाषा तत्व, बुद्धि या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। यह कैसा है? यह काव्य के तत्व माने जाते हैं। तो अगला देखते हैं, काव्य के भेद। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के कितने भेद हैं? देखिए इसको। प्रबंध काव्य है, यह महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में है। प्रबंध क्या? प्रबंध महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में है। मुक्तक काव्य, यह मुक्तक काव्य और 7 वामन के काव्य प्रयोजन माना है। कितने? 7 वामन के काव्य प्रयोजन माना है। आगे देखिए, दृष्ट प्रयोजन, प्रीति आनंद की प्रति प्राप्ति, क्या है? दृष्टि प्रयोजन। 7 वामन, पहले देखिएगा कि 7 वामन ने काव्य प्रयोजन माना है। किसे किसे माना है ये देखिएगा। दृष्ट प्रयोजन, प्रीति आनंद की प्राप्ति, अदृष्ट प्राप्ति और कीर्ति प्राप्ति। यह किसके द्वारा लिखा गया है? वामन के द्वारा काव्य प्रयोजन के अंतर्गत माना गया है। अगला देखते हैं,
भामह की काव्य परिभाषा है। तो भामह की काव्य परिभाषा कौन कौन सी है? शब्दार्थों सहित काव्यम। कौन? शब्दार्थों सहित काव्यम। ये किसका है? भामह की काव्य की परिभाषा है। अगला देखते हैं, प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ है। प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप से बंधा हुआ। क्या? प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप से बंधा हुआ, यह प्रबंध काव्य के का शाब्दिक अर्थ है। अगला देखते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? पंडित जगन्नाथ का है। किसका? पंडित जगन्नाथ का है। आगे देखिएगा, काव्य के कला पक्ष में निहित होती है। क्या निहित होती है? तो भाषा निहित होती है। किसके पक्ष में? काव्य के कला पक्ष में निहित होती है। क्या? भाषा निहित होती है। अगला देखते हैं, काव्य में आत्मा की तरह माना गया है। किसे माना गया है? रस को माना गया है। अगला देखते हैं, तदोषो शब्दार्थो सगुण वन लंकृति। क्या है? तदोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि परिभाषा है। किसकी परिभाषा पूछ रहा है? तो यह परिभाषा है मम्मट की। किसकी? आचार्य मम्मट की परिभाषा है। आगे देखिए, अगला देखिए, काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं। कितने खंडों में विभक्त किए गए हैं? 4 वर्गों में प्रमुखतया है। कितने? 4 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। कौन कौन सा है? रस और शब्द। कौन सा? रस और शब्द है। कविदंडी ने काव्य के भेद माने हैं। तो कविदंडी के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 3 भेद होते हैं। अगला देखते हैं, रमणीयार्थी प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा दी है। किसने दी है? आचार्य जगन्नाथ ने दिया है। किसने? आचार्य जगन्नाथ के द्वारा दिया गया है। काव्य रूपे में दृश्य काव्य है। काव्य रूपे में दृश्य काव्य क्या है? एक नाटक है। नाटक को हम लोग देखते हैं, नाटक को देखते हैं। और क्या होता है? दृश्य काव्य के देखने के अनुसार क्या होगा? यह एक नाटक ही होगा। अगला देखिए, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है। किसके द्वारा कहा गया है? मम्मठाचार्य का है। किसका? मम्मठाचार्य के द्वारा कहा गया है। अगला है, काव्य प्रयोजनों में प्रमुख माना जाता है। क्या? आनंदाभूति का। किसका? आनंदाभूति का माना जाता है। अगला देखते हैं, काव्य रचना का प्रमुख कारण क्या होता है? तो काव्य रचना का प्रमुख कारण या हेतु है क्या? प्रतिभा का। किसका? प्रतिभा का है। अगला देखिए, महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। क्या है? महाकाव्य में महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। क्या है? किसका है? कथानक स्थापन एक जैसा होता है। कथानक स्थापन एक जैसा होता है। अगला देखिए, काव्य रचना के सहायक तत्व हैं। क्या है? वर्ण है, विषय के क्या कहेंगे? भाव होगा। अभिव्यक्ति पक्ष यानी कला होगा। आत्म पक्ष क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? पक्ष होगा। आत्म पक्ष जिसे कहेंगे। अगला है, मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं। मम्मट के काव्य प्रयोजन कौन से हैं? यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर, क्षति, संघ पर, निर्वृत्ति, कांता, सम्मिलित। इतने किसके किसके हैं? तो यह मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं। तो पूछता है, कंपटीशन में पूछता भी है ऐसे ऐसे प्रश्न, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। अगला है, मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय है। मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय क्या है? अनिष्ट है। क्या होगा? अनिष्ट होगा। अगला है, सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो होई। क्या होगा? सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो होई परिभाषा है। किसकी परिभाषा पूछ रहा है? तो यह परिभाषा है चिंतामणि की। किसकी? चिंतामणि की परिभाषा होगी। आगे देखते हैं, अगला देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व हैं। क्या है? शब्द और अर्थ होगा, रस होगा, गुण होगा, अलंकार होगा, दोष और रीति होगा। क्या होगा? शब्द, अर्थ,
रस गुण, अलंकार और दोष और रीतियाँ होगा। अगला देखिए, आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं। तो आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं। ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक मंगल, उपदेश। कितने दिए हैं। तो 4 दिए हैं। ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक मंगल और उपदेश। इतना समझ में आया। आगे देखिए, खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं। तो खंड काव्य में कितने सर्ग या खंड होते हैं। तो 7 से कम होते हैं। कितने, 7 से कम होंगे। आगे देखते हैं, शैली के आधार पर काव्य भेद होते हैं। कितने होते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों मिलाकर क्या कहा जाएगा, चंपू शैली कहा जाएगा। गद्य और पद्य को मिलाकर क्या कहेंगे, चंपू शैली कहेंगे। अगला है, दृश्य काव्य के भेद हैं। तो दृश्य काव्य के कितने भेद हैं, रूपक और उपरूपक। कितने, रूपक और उपरूपक होंगे। किसके अंतर्गत, दृश्य काव्य के भेद होंगे। अगला देखते हैं, महाकाव्य का प्रधान रस होता है। महाकाव्य का प्रधान रस क्या होता है, वीर रस होता है, श्रृंगार या शांत रस होता है। अगला देखिए, महाकाव्य के प्रारंभ में होता है क्या, मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा। महाकाव्य के प्रारंभ में होता है क्या, मंगलाचरण एवं इष्ट देव की पूजा होता है। रूपक के कितने भेद होते हैं। तो रूपक के कितने भेद होंगे, नाटक, प्रकरण, प्राण, प्राह, भाड़ होगा, भाड़, प्रहसन, व्यायोग, समौकार, वीथि, ईहा, मृग, अंक। कितने हो गए। तो इतना आया समझ में, लिख लीजिएगा। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं। कितने होते हैं, महाकाव्य में 8। कितने होते हैं, 8 और अधिक होते हैं, 8 से अधिक होते हैं। कितने खंड होंगे, 8 से अधिक होते हैं। आगे देखिए, महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। इसका परिवर्तन किया जा सकता है। सर्ग के अंत में इसका परिवर्तन किया जाता है। कैसे। अगला देखिए, मुक्तक काव्य है एक एकाकी सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद्य होता है। अगला देखिए, प्रबंध काव्य वर्ण स्थली है जो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है। यह उक्ति किसने कही है। तो यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। अगला देखते हैं, मुक्तकार के लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं मुक्तकार के। तो मार्मिकता, कल्पना, प्रमाण, व्यंग, प्रयोग, यह मुक्तकार के लक्षण होते हैं। तो ये रहे आज के 38 प्रश्न हैं, यानी कि 38 प्रश्न हैं। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। अगर यहाँ पर समझ में आता है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसको अच्छे से लिखिएगा, ज़रूर याद करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।